हम लोग जो मनी भंडारी की कहानी सजा पढ़ रहे थे, कहानी अपने अंतिम पड़ाव में है और हम लोग देख रहे हैं कि परिवार की जो विकट स्थितियां हैं वो बदतर पे बदतर होती जा रही थी, जिसके कारण सब लोग घर के बहुत परेशान हो जाते हैं और अब तो सब उम्मीद करने लगे कि अब फैसले की घड़ी क्या हो जाए आ जाए। पापा का पत्र आता है कि अब तुम लोग सब लोग आ जाओ। और आज पापा की चिट्ठी आई थी पहली बार, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाचा जी आ जाएंगे और हमको शायद नहीं लाएं, परंतु वह लड़की सोचती है कि मैं मामा के साथ अपने पापा के पास चली जाऊंगी। शाम को सब लोग आ गए हैं और क्योंकि कल शायद फैसले की आखिरी तारीख होगी, तो जो उस लड़की का छोटा भाई है वह कहता है कि दीदी, अपनी दादा दादी से कहता है कि दादी अब तो मेरे पापा के पास ही रहेंगे ना हम लोग, कि हमें उनसे दूर नहीं जाना पड़ेगा ना। और भगवान से वो यही कहती हैं कि हे भगवान, जल्दी इस केस की सुनवाई कर दो। वह बच्चा परेशान हो जाता है अपने चाचा चाची के पास, क्योंकि वो माहौल, उसकी वो जिदें पूरी होना और मन की स्वाभाविक बातें वह अपने चाचा चाची के पास नहीं कर पाता। वह कहता है कि चाचा के पास अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। टिल्लू अपने को समझता क्या है, मैं अपने के पापा के पास रहूं और वह फिर आ जाए तो हर एक चीज़ में उसको मैं क्या कर सकता हूं, पिछाड़ सकता हूं। पढ़ने में भी, कुश्ती में भी पहले फर्स्ट भी आया हूं एक बार क्लास में। क्यों, दीदी आया था ना अपनी बहन से, इसकी सहमति वो लेता है। मेरी आंखें भीग आई, कितने दिनों के बाद मुन्नू को उसकी असली रूप में देख रही हूँ। अर्थात जहाँ दूसरे के घर में जो बच्चा गुमसुम और चुपचाप रहता था, चुपचाप हर चीज़ को सह लेता था, आज वह अपने असली रूप में आया है, अपनी मन की बातें कह रहा है। टिल्लू उसे चिढ़ाया था, उसने जब कुछ भी नहीं कहा, भीतर ही बैठकर रोया था। शायद वह जानता था कि टिल्लू को कुछ कहने का अर्थ है चाचा जी की मार या चाची की मार। पर मुझे कितना बुरा लगा था उस दिन। कहाँ चली गई मन्नू की बाल सुलभ ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना। अर्थात जिस दिन ये अपने चाचा चाची के पास था, जब टिल्लू उसको चिढ़ाता है तो वो चुपचाप उसकी तरफ आंखें घूर कर देखता है और उसके आगे वह कुछ भी नहीं बोल पाता। तब लड़की को लगता है कि शायद मेरा भाई स्पर्धा या ईर्ष्या की बात को ही भूल गया है। क्या इतनी सी उम्र में हम लोग कुछ सहने के लिए बने हैं? अर्थात इतना कुछ सहने के लिए, इतनी छोटी उम्र में भी क्या हमने ये सब सहा है? और ये सब सहने के लिए हम लोग बने हैं? अर्थात नहीं। मुन्नू दादी की खाट पर ही सो गया था। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। कल फैसला है, हम सब की किस्मत का फैसला। कांत मामा बहुत आश्वस्त हैं, पर पापा के चेहरे पर तो कोई भाव नहीं है। क्यों? इतनी तारीखें पढ़ने के बाद व्यक्ति क्या हो गया है? उसको एक आशा जो थी वो उसकी मिट गई है, ख़त्म सी हो गई है। अर्थात अब लगता है पता नहीं ये फैसला कब तक होगा, इसका क्या परिणाम होगा, पता नहीं फैसला कैसा आए। कोर्ट कचहरी पे उनको विश्वास नहीं रहा। फैसला हो गया। मैं भी कचहरी गई थी। इस बार किसी ने रोका भी नहीं, वहाँ खासी भीड़ नहीं थी। पापा से भला घर वालों के सिवा किसे दिलचस्पी हो सकती थी। पापा कटहरे में खड़े थे, हम कुर्सियों पर बैठे जज साहब के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जज साहब आए तो बाबा ने आंखें मूंद ली। अम्मा का सिर नीचे था, वह ज़रूर मन ही मन प्रार्थना कर रही होगी। मैं मुन्नू का हाथ कस कर दबाए बैठी थी और मुझे लग रहा था कि अब और देरी होगी तो मेरी सांस घुट जाएगी। अर्थात आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि आखिर सहते सहते दुख और तकलीफ़ें एक दिन व्यक्ति का स्वयं ही गला घोट देती हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति किसी हद तक
या किसी सीमा तक ही उनको बर्दाश्त कर सकता है, परंतु जब वह चीज़ें समय से ज़्यादा होने लगती हैं तो व्यक्ति उनसे परेशान होने लग जाता है और वह सोचता है इससे तो मरना ही बेहतर है। कानूनी भाषा में जज साहब ने क्या क्या कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर आखिरी वाक्य समझ में आ गया। मुजरिम को रिहा किया जाता है। मैं मुन्नू का हाथ हवा में उछाल कर एक तरह से चीख ही पड़ी थी, मुन्नू पापा रिहा हो गए, रिहा हो गए। पर एकाएक दादी और बाबा फूट फूट कर रो पड़े। मैं भय से कांप उठी। मैंने गलत तो नहीं सुन लिया है? पिछली बार भी ये लोग इसी प्रकार रोते रोते घर में घुसे थे, पर बाबा का ये वाक्य मैं कहता था ना बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं देखे, अर्थात कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। क्योंकि कानून वैसे तो रखवाला होता है, परंतु कई बार देरी इतनी हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति खुद परेशान हो जाता है और उन सब हालातों से क्या करने लग जाता है। एक दिन वह सोचता है कि मेरी स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। पर पापा को क्या हो गया, क्या हुआ, वह खुश क्यों नहीं हो रहे? उनका भावहीन चेहरा, गड्ढे में धसी हुई निस्तेज निर्जीव आंखों में जो खुशी की चमक क्यों नहीं आ रही है? वे ऐसी पथराई आंखों से बाबा को देख रहे थे कि मानो उन्हें बाबा की बात समझ में नहीं आ रही हो, अर्थात उनको समझ में नहीं। क्योंकि जो निर्दोष व्यक्ति है वह उस चीज़ को सत्य सत्य शायद अपने आप पर उसका आरोप स्वयं ही समझ लेता है, और जब सही फैसला होके आता है तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज इस लड़की के पिता की भी यही हालत हो रही है। मैं दौड़कर पापा से चिपट गई। पापा आप बरी हो गए, सुनते हैं आपको सज़ा नहीं हुई, आपको सज़ा नहीं हुई। फिर भी पापा वैसे ही रहे मानो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उन्हें सज़ा नहीं हुई। अर्थात क्योंकि जो व्यक्ति ये सोच रहा था कि मैंने जो दोष या मैंने जो काम किया ही नहीं है, मुझे उस किस बात की सज़ा, अर्थात उसको तो वास्तविक में तो पता था कि मुझे कोई सज़ा नहीं होनी, परंतु समाज को दिखाने के लिए और समाज की नज़रों में वह क्या था, दोषी था। परंतु उसको स्वयं को तो पता था, इसलिए उसके स्वयं के चेहरे पर इसलिए ज़्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब तो क्या हैं, बेकार की चीज़ें हैं जो व्यक्ति को कई बार गलत तरीके से व्यक्ति पर मंड दी जाती हैं, और किसी गलत तरीके से मंडी हुई चीज़ व्यक्ति को किस हद तक आहत कर सकती है कि वह अपना वास्तविक जीवन जीना ही भूल गए। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने सोचा कि जब मैंने ये सब किया ही नहीं है, जब भी मुझ पर इतने आरोप लग गए, तो मैं इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए क्या साबित करूं जिससे कि मेरी छवि व्यक्ति पर लगाए दोष तो कानून ने तो उनको साफ कर दिया है, परंतु समाज की निगाहों में व्यक्ति जब इतने दिनों तक दोषी की तरह बेचारा समाज में देखा जाता है, तब उसकी इज्जत और उसकी अमानत दाव पे लग गई थी। और वह उन्हीं स्थितियों में चिंतित होता हुआ अपने आप को देखता है, और फिर जब वह सज़ा आ जाती है और वह निर्दोष होते हैं बिल्कुल, कि मुजरिम को रिहा किया जाता है, अर्थात जो व्यक्ति मुजरिम था ही नहीं, वह किस चीज़ के लिए मुजरिम बना दिया गया था। तो हमारी उस व्यवस्था पर, हमारी उस कार्यशैली पर ये दोष लगाया गया। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो व्यक्ति दोषी नहीं हो उसको ऐसे गलत आरोपों के द्वारा गलत साबित नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसके जीवन में ही बदलाव हो जाए, जिससे कि उसका जीवन ही बर्बाद हो जाए, जिससे कि उसका सारा परिवार प्रताड़ित होता हो। इसलिए व्यक्ति को सोच समझ करके या किसी भी चीज़ का जब उस पर दोष लगाया जाए, तो जब वह उसमें लिप्त हो तभी कोई चीज़ लगाई जाए।
लेखिका ये भी हमारे सामने एक मैसेज छोड़ती हैं और बार बार उस लड़की के रूप में अनेक संभावनाओं के साथ कहानी में अनेक विचार, मूल्य और जो हमारी सामाजिक स्थापनाएं हैं उनको बार बार झचकोड़ने की कोशिश करती हैं, बार बार टटोलने की कोशिश करती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लड़की जो सोच रही है वह लेखिका का विचार है? और एक चेतनाशील, एक जागरूक और एक सजग व्यक्ति की तरह वो छोटे छोटे सवालों के द्वारा, छोटी छोटी बातों के द्वारा अपनी उस बात को समाज में देना चाहती हैं। इसीलिए प्रमुख रूप से तो यही है इस कहानी में कि पहला तो हमारी ऐसी व्यवस्था हो, हमारी ऐसी कार्यशैली हो जिसके के लिए जिसने जो दोष किया है उसी पे दोष लगाया जाए। एक निर्दोष व्यक्ति पर दोष लगाने के परिणाम स्वरूप कितनी भयावह उस परिवार की स्थिति हो सकती है, कितनी तकलीफ़ों में, कितनी परेशानियों में वह परिवार गुजरता है, इस बात का अंदाज़ा हमें इस कहानी को पढ़ कर के लग रहा है। दूसरी चीज़, जो परिवार बिल्कुल अपनी पटरी पर सहजता के साथ आगे बढ़ रहा था वह बिल्कुल बर्बाद हो गया है। 5 साल का समय बहुत होता है। और दूसरी चीज़, कानून की तरफ वो इशारा कर रही हैं कि जिस फैसले के लिए बहुत शीघ्र होना ज़रूरी था उस फैसले के आने में 5 साल लग गया, जिसके कारण कि उसने सभी की ज़िंदगियों को क्या कर दिया, तबाह कर दिया है। तो हमारी कानून व्यवस्था को भी इसमें शीघ्रता लानी चाहिए कि जो व्यक्ति निर्दोष हो उस पर जल्दी ही अमल करके उसको उस दोष को से कार्यमुक्त करते हुए उसको निर्दोष साबित करना चाहिए। ये कहानी हमें ये मैसेज या ये संदेश हमारे लिए छोड़ती है। और जो लोग इन कार्यों में लिप्त रहते हैं उन लोगों के साथ सतर्कता के साथ काम करना चाहिए। जो लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं वो लोग अपने आप को साफ छवि वाले एक अलग तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है और इस बदलते हुए परिवेश में अपनी कार्यशैली और अपनी विचारशीलता के साथ व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। इस कहानी के द्वारा हम यही सीखने की कोशिश करते हैं। और जो आप लोगों के सवाल होगा इस कहानी में वो ये हो सकता है कि कहानी के प्रमुख तत्वों की विवेचना करते हुए सजा कहानी का विश्लेषण कीजिए, या सजा कहानी के कथानक पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारे यहाँ पर कोर्स में जो है सवाल हो सकता है। ये कहानी आज पूरी हो गई है, ठीक है। अब आगे हम लोग बाद में देखेंगे दूसरी कहानी।